सभी श्रोताओं को मेरा यानी ऋषि कुमार शर्मा का नमस्कार। श्रोताओं, कविता एक ऐसी शक्तिशाली कला का रूप है जो भावनाओं को व्यक्त करने, विचारों को साझा करने और लोगों को कल्पनाओं में ले जाने का एक साधन है। और कविता मनुष्य के बहुत करीब होती है। जब भी मनुष्य किसी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में फंस जाता है तो कविता की गोद में जाकर सो जाता है। और कविता को लोगों तक ले जाने के दो माध्यम हैं। एक तो है कि उनकी पुस्तक और दूसरी है कवि सम्मेलनों के मंच। तो कविता अधिकांशतः मैंने देखा है कि कवि सम्मेलनों के मंच पर बहुत अधिक सुनी और देखी जाती है, जिससे कविता सुनकर लोग आनंदित होते हैं। आज हमारा जो कार्यक्रम है वो है कवि सम्मेलनों के संस्मरण में। जी जी। तो आज के हमारे अतिथि हैं डॉक्टर राधेश्याम मिश्र जी। राधेश्याम जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम आपके विषय में जानना चाहते हैं कि राधेश्याम मिश्र एक क्या चीज़ है। आकाशवाणी के समस्त श्रोताओं का हमारा नमस्कार। हमारा साक्षात्कार लेने के लिए श्री ऋषि कुमार शर्मा जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छी बात अभी हमारे शर्मा जी ने हमसे कही है कि कविता के द्वारा आदमी अपने सांसारिक कार्यों से, सांसारिक व्यस्तता से हट कर के अपने में खो जाता है। कविता एक ऐसी कला है जिसके द्वारा मनुष्य अपने में सब कुछ भूल जाता है। इस बात को देश के बहुत बड़े गीतकार आत्मप्रकाश शुक्ल जी ने कहा है। उनकी 4 पंक्तियों से हम डॉक्टर ऋषि कुमार शर्मा जी की बात का जवाब देना चाहेंगे कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे। जब कभी कविता कहता है तो क्या हो जाता है? वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे, गौर से देखोगे कुछ और नजर आएंगे, डूब कर हमको सुनोगे तो हम रफ्ता रफ्ता, डूब के हमको सुनोगे तो हम रफ्ता रफ्ता, कान से हो के कलेजे में उतर जाएंगे। कविता मानव जीवन में यही काम करती है। डॉक्टर साहब, आपका जन्म जो है वो झकरई अलीगंज एटा उत्तर प्रदेश में हुआ। जी जी। और वहाँ पर आपका बाल्यकाल बीता। जी जी। और उसके बाद फिर आपके जीवन का सफ़र जो है ना, ये कवि सम्मेलन तो कैसे पहुँचा, इसके बारे में आप हमें बताइए। हम जब कक्षा 11 के छात्र थे अलीगंज में, तभी हमारे सामने कुछ ऐसी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक विसंगतियाँ आईं जिससे हमारा मन बड़ा विचलित होकर के कविता की तरफ लिखने को मजबूर हो गया। जैसा कि सुमित्रानंद पंत ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो इसी धारा को ध्यान में रखते हुए हमारी कविता हृदय से निकल पड़ी। और उस समय देश के बहुत बड़े गीतकार आत्मप्रकाश शुक्ल जी थे अलीगंज में शिक्षक। उनके संपर्क में आने के कारण हम धीरे धीरे जो देश के बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते थे उन कवि सम्मेलन की यात्रा में जुड़ गए। सबसे पहले हमने बड़ा कवि सम्मेलन सन 1980 में 5 दिसंबर को इटावा नुमाइश के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में हमने कार्यपाठ किया। ये आपका सबसे पहला कवि सम्मेलन था या सबसे बड़ा कवि सम्मेलन था? सबसे बड़ा कवि सम्मेलन। अच्छा, मुझे आप सबसे पहले कवि सम्मेलन की बात बताइए, जब आपने सबसे पहले कविता किसी मंच पर खड़े होकर पढ़ी होगी। जी 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 जी, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले हमने 1978 में जब मैं इंटर का विद्यार्थी था तो हमने कार्यपाठ किया था, जिसमें रंगजी थे, बहुत बड़े गीतकार बलबीर सिंह रंग, आत्मप्रकाश शुक्ल, महावीर द्विवेदी, निर्भय जी, नीरज जी। कहाँ पर था ये कवि सम्मेलन? ये कवि सम्मेलन हुआ था अलीगंज में। अलीगंज में? अलीगंज एटा में। अच्छा, हाँ हाँ। तो वहीं के आत्मप्रकाश शुक्ल बहुत बड़े गीतकार हुए, तो उनके संपर्क में हम आ गए थे सन 76-77 से। तो उस कवि सम्मेलन में नीरज जी थे, काका हाथरसी थे और डॉक्टर शिवो अंबर जी ने उसका संचालन किया। यानी बड़े बड़े लोग उस कवि सम्मेलन में थे, है ना? जी जी जी। हाँ हाँ। फिर उसके बाद हमने बहुत बड़ा कवि सम्मेलन किया है 5 दिसंबर सन 1980 को इटावा नुमाइश की प्रदर्शनी में। उसमें कम से कम हमारी समझ है कि 70-80 हज़ार की भीड़ होगी। अच्छा, इतनी भीड़? हाँ। और उस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता की पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी ने। उस कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे श्री राम कुमार वर्मा जी। उस कवि सम्मेलन में श्री गोपाल दास नीरज, सोम ठाकुर, उदय प्रताप, काका हाथरसी, प्रभा ठाकुर, इंदिरा इंद्रू, विजेंद्र अवस्थी। और उस कवि सम्मेलन का संचालन किया था श्री उर्मिलेश संगधार जी ने। जी जी जी। तो वो हमारा कवि सम्मेलन बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था। तो उस कवि सम्मेलन में हमें पढ़ने से पहले राम कुमार वर्मा जी ने, सोहनलाल द्विवेदी जी ने अपने
जहाँ होटल में ठहरे थे, अनुपम होटल इटावा में, तो हमसे कहा राधे श्याम तब हम आपको पढ़ने देंगे इतने बड़ी मंच से कि आप युवा गीत कवि हो कि कैसा पढ़ते हो। तो उन दिनों हमारा बहुत चर्चित गीत था, उस गीत की पंक्तियां हमने सुनाई तो सोहनलाल द्विवेदी ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया कि राधे श्याम आगे चल के बहुत अच्छी आप गीत लिखोगे। तो क्या वो पंक्तियां हम भी सुन सकते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी हाँ, जी। उस गीत की पंक्तियों सुनाते हैं जिसको सोहनलाल द्विवेदी ने और रामकुमार वर्मा जी ने सुनकर के हमें आशीर्वाद दिया कि कदम कदम पर घड़ी घड़ी पर मिलते मोड़ तमाम, ये है जिंदगी हमारी, ये है जिंदगी तुम्हारी, ये है जिंदगी हमारी, ये है जिंदगी तुम्हारी। मिश्र जी, आप शिक्षक भी रहे हैं, जी, तो आप पहले कवि बने या शिक्षक बने? पहले हम कवि बने, अच्छा। उसके बाद शिक्षक बने। अच्छा, जी जी, बहुत बढ़िया बात शिक्षक है। हम प्रोफेसर हुए हैं सन 1983 में, अच्छा और कविताएं हम मंच पे पढ़ने लगे सन 77 से। अच्छा, आपने पहली कविता कब लिखी, चाहे वो पढ़ी गई हो या ना पढ़ी गई हो? पहली कविता हम 76 में लिखी। 76 में। जी जी। और शिक्षक कब बने? शिक्षक बने 83 में। 83 में, यानी जैसे पहले हमने एमए किया है, हाँ। वैसे ही प्रोफेसर नियुक्त हो गए। पीएचडी हमने बाद में की थी। बहुत बढ़िया, बहुत जी, सुंदर। जी। तो जब आपने कविता तो पहले लिखना स्टार्ट कर दी थी, जी जी जी। है ना, तो उसको कभी मंच पे नहीं सुनाया आपने? नहीं, मंच पे सुनाते थे। सुनाते थे? जी जी। अच्छा, यानी कि आप शिक्षक और कवि दोनों एक साथ ही चलते रहे? जी जी जी। राधे श्याम मिश्र जी, कवि जी, और जी, शिक्षक जी, दोनों एक जी, साथ जी, ही जी, चलते जी। रहे? जब हम एमए के विद्यार्थी थे जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज एटा में, तो पहले तुम कक्षन में रहते थे। जब हम आ जाते थे तो हमारे जो सहपाठी होते थे हमारे कक्षा के, कि आज बहुत दिनों बाद मिश्रा जी आए तो आज हम इनसे कविताएं सुनाएंगे, तो हमारे शिक्षक भी जो प्रोफेसर थे, राकेश सक्सेना, डॉक्टर राकेश मधुकर, डॉक्टर बनबीर शर्मा और श्री गौतम जी, वो भी कहते हैं हाँ राधे श्याम जी आज आपका 10 मिनट का काव्य पाठ हो जाए। ये शुरू से ही हमें इस प्रकार का लोगों से प्रोत्साहन मिला, आशीर्वाद मिला, जब हम इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे। अच्छा, तो आप प्राइमरी एजुकेशन यानी अपनी एजुकेशन के बाद फिर आगरा कब गए? आगरा हम गए हैं पीएचडी करने के लिए। अच्छा जी अच्छा, जी। वहाँ से आपने पीएचडी की? जी जी। उसका विषय क्या था? हिंदी की यात्रा साहित्य में पहाड़ी जनजीवन का चित्रण। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा विषय रहा, जी जी जी। है ना। तो फिर कानपुर कब गए? सन 90 के करीब हम अच्छा। कानपुर पहुंच गए। कानपुर बड़ी जगह थी, तो हमने सोचा कानपुर से आवागमन के साधन अच्छे रहेंगे, और तब हम कवि सम्मेलन में काफ़ी आना जाना हो गया था। उसमें अच्छी गीत, अच्छी कविता को महत्व दिया जाता था, तो हमारे नई पीढ़ी के अच्छे गीतकारों में गिनती होती थी। तो कहीं आज बम्बई जा रहे, कहीं कलकत्ता जा रहे। सन 87 में हम श्री रामरिक मनहर के संपर्क में आ गए। तो रामरिक मनहर कहीं कलकत्ता हैं बुला रहे, कहीं हैदराबाद बुला रहे हैं, प्लेन की हमें टिकट भेज देते थे, और उन्होंने तो यहाँ तक हमारे साथ किया। रामरिक मनहर देश के जाने माने हास्य कवि थे। जी जी, और बहुत बड़े संचालक थे, और मारवाड़ी समाज के जितने भी कवि सम्मेलन होते थे देश में, तो उनकी एक अलग पहचान थी, तो वो कवि सम्मेलन कराते रहते थे। कवि सम्मेलनों के अनुभव आप हमें बताइए, कुछ ऐसे अनुभव जो बिल्कुल आपको लगता है कि जनता को या श्रोताओं को या आम लोगों को पता चलने चाहिए। कविता तो आज भी जो आम जनमानस से जुड़ी है, तो उससे व्यक्ति प्रभावित होता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन आज के जो परिवेश में कविता है, धन के प्रभाव में आकर के कविता का स्वरूप बदल गया है। कविता पर हास्य, चुटकुलेबाजी और वो ज़्यादा हावी हो गया। अच्छी कविता धीरे धीरे मंच से सिमट गई। जिन दिनों हम मंच पर आए थे तो एक कवि हास्य का होता था, एक कवि ओज का होता था, और सारे अच्छे कवि गीतकार होते थे। आज की परिस्थितियाँ उल्टी हो गई कि हास्य के कवि होते 8, एक गीतकार होता है और एक कवित्री होती है और ओज के लोग होते। जब आप कविता पढ़ रहे होते हैं मंच पर, जी। तो कोई ऐसे अद्भुत घटना, अद्भुत बातें हुई हों जो आपके मन को टच कर गई हों, जी जी। जो आज तक आप नहीं भूले हों? एक बार तो ऐसा हुआ कि बदायूं में कवि सम्मेलन हुआ। हाँ। बदायूं के कवि सम्मेलन में निर्भय हाथरसी जी, ओमपाल सिंह निडर जी और देश के बड़े बड़े कवि थे। उसमें प्रदेश में और देश में कांग्रेस का शासन था। जी। तो निर्भय जी ने पहले एक कविता पढ़ी कि इंदिरा मैया रोटी दे, नहीं तो लंगोटी दे। उसी बात पर फिर उन्होंने ओमपाल सिंह निडर जी ने कि आज के नेता सारे डंडियों से हो गए, इस कविता को पढ़ा। तो वहाँ पर तत्कालीन मिनिस्टर बदायूं के थे, तो उन्होंने वहाँ लाठीचार्ज करा दिया। लाठीचार्ज में
2-4 कवियों की चोट भी आई थी, फिर वो कवि सम्मेलन वहीं पर स्थगित हो गया था। ऐसी कोई घटना कि आप काव्य पाठ कर रहे हैं, यानी आप गीतों को सुना रहे हैं, जी जी जी। और किसी श्रोता ने ऐसी बात कह दी हो कि आप बिल्कुल ऐसे लगाओ कि भावनात्मक कि मेरा गीत लिखना, मेरा कविता लिखना सफल हो गया? नहीं, ऐसा तो कई बार हुआ। जब हम मंच पर काव्य पाठ करते थे तो भगवान की दया से अब भी हम लगभग 66-67 साल के हैं, अब भी स्वर लोग अच्छा बताते पर हैं। आप लगते नहीं है इतने। उस समय तो जो हमारा कंठ था और सुरीला था, तो लोग हमारे कंठ को सुनकर ही प्रभावित हो जाते थे। लेकिन कविता वो होती हृदयग्राही कि जैसे इधर से किसी ने कवि ने कविता पढ़ी और उधर श्रोताओं के बीच में ही लगा कि इसमें बात हमारी हो रही है, बिल्कुल सही बात। तो वो कविता लोगों के जुबान पर चढ़ जाती है। जैसे देश के बहुत बड़े गीतकार संतोषानंद है, उनके गीत हैं जिंदगी की ने टूटी लड़ी प्यार कर आपका ली। कोई गीत ऐसा है जो सबकी जुबान पर है? जी 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 आप उस गीत को सुनाइए। जी जी। है ना? वो गीत हमने बहुत पहले लिखा था। उस गीत को सुनने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने हमको राष्ट्रपति भवन में बुलाया था। उस गीत को हम आपके सामने सुनाते हैं। जी सुनाइए। दुखी संसार सारा है, दुखी संसार सारा है, कोई तन से कोई मन से, कोई तन से कोई मन से, कोई अपनों से हारा है। बहुत दुखी सुंदर। संसार सारा है, दुखी संसार सारा है। बहुत सुंदर। ये जीवन भी अनोखा है, यहाँ हर ओर धोखा है, बड़ा जितना जो आगे को उसे उतना ही रोका है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। नहीं तेरा कोई साथी, नहीं तेरा कोई साथी, न कोई भी सहारा है। दुखी संसार सारा है, कोई तन से कोई मन से, कोई तन से कोई मन से, कोई अपनों से हारा है। दुखी संसार सारा है। बहुत ही आपने चिंतन वाले शब्द इस्तेमाल किए हैं। जी जी भाई और साहब। इसमें गंभीर चिंतन है, दर्शन है, जी, जी। समस्याएं हैं, समाधान है, सारा कुछ है। आपने आकाशवाणी, दूरदर्शन, राजभवन, राष्ट्रपति भवन और सभी प्रांतों में आपके कविताओं का पाठ हुआ है। जी जी कोई ऐसी घटना जो आप बताना चाहें? जी। एक बार ऐसा हुआ कि लाल कुआं नैनीताल में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था। अच्छा। ये कवि सम्मेलन था जनवरी में। तो जनवरी के मौसम में उधर सर्दी काफ़ी रहती है, तो हमको बुखार आ गया सर्दी में। अच्छा। उस कवि सम्मेलन में नीरज जी भी थे। हाँ, तो नीरज जी तो हमेशा सदा बाहर रहे। सदाबहार रहे। तो उन्होंने कहा राधेश्याम हाँ, ऐसा करो, तुम्हें सर्दी लग गई, तुम्हें बहुत बुखार आ गया है। हमारे देखा कि तुम थोड़ा 2 ढक्कन ले लो। हाँ, हाँ, हाँ। तो हमने दादा हमने आज तक नहीं पी, हम नहीं पिएंगे। नहीं राधेश्याम पीते ही बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ, हाँ। तो नीरज जी बहुत पीछे पड़े, तो हमने कहा हम नहीं दादा लेंगे, हम अपने बुखार की टेबलेट लिए लेते हैं। तो बिरला जी की फैक्ट्री थी, कागज़ की फैक्ट्री, उसमें कस्टम था। तो वहाँ के मैनेजर एक तिवारी जी थे, तो उन्होंने फिर हमारे लिए दवा का इंतजाम किया। तो नीरज जी ऐसे व्यक्ति थे। एक बार ऐसा हुआ कि हमारा जो पहला कवि सम्मेलन था, जो हमारी संस्था है कानपुर में, 20 सितंबर 1995 को उस संस्था का प्रथम बार कार्यक्रम हुआ। उसमें तत्कालीन राज्यपाल महामहिम सिंह मोतीलाल वोरा मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। तो उसमें देश के 11 गीतकारों को सम्मानित किया था। उसमें गोपाल दास नीरज जी, सोम ठाकुर, आत्म प्रकाश शुक्ल, कुंवर विचैन, किशन सरोवर, भारत भूषण रमानाथ अवस्थी इत्यादि लोग थे। तो उस समय वो स्वर्ण भारती कवित्री को ले आए। उन्होंने हमसे कहा नहीं कि राधेश्याम ने है कि हमारा जो पेमेंट है सो है, लेकिन इसको आपको 2000 देने पड़ेंगे। तो उस समय आपके लिए? हाँ, आपके लिए। हाँ, हमसे कहा कि राधेश्याम जी स्वर्ण भारती कविता पाठ होगा और 2000 रुपये और देने पड़ेंगे तुम्हें राधेश्याम। तो हम दादा आपने पहले नहीं बताया कि नहीं अब हम ले आए तो काय पाठ तो होगा और इनका पेमेंट भी करना पड़े। हम दादा 2000 तो नहीं है। तो इस बात पे थोड़ा नाराज हो गई। जहाँ हमने ठहराया था तो वहाँ पे चले आए।
तो हम ज़्यादा पहले बता देते, तो हम कानपुर में नए नए बसे हैं तो उतना हमारा जनसंपर्क नहीं है, तो हम ज़्यादा कैसे कि नहीं नहीं ये तो करना ही पड़ेगा। फिर हमने उनके कहने से स्वर्ण भारती का भी हमने मान दे दिया। कोई ऐसी घटना जो श्रोताओं और आपके बीच एक अद्भुत घटना रही हो? ऐसी घटनाएं तो कई बार हुई जहाँ पर श्रोता हमारे गीतों को सुन कर के बहुत, अभी पिछले साल की घटना है। अच्छा। पिछले साल एक कार्यक्रम हुआ शाहजहाँपुर में, स्वामी चिन्मयानंद जी जो पहले मंत्री रहे हैं और सांसद हैं, तो उनका स्कूल चलता है शाहजहाँपुर में, कई एक कॉलेज हैं। तो अपने जन्मदिन पर 5-6 फरवरी के करीब होता है जन्मदिन, या 5-6 मार्च को, तो उसमें उन्होंने कवि सम्मेलन कराया। उसमें अनामिका अंबर जी थी और हमारी अध्यक्षता थी। अच्छा। तो अनामिका जी की दादा हम पहले ही पढ़ेंगे, आप अध्यक्ष आप बाद में पढ़े, हम ठीक है। तो हमने कहा थोड़ा माहौल थोड़ा हमारे लिए पढ़ने के लिए बने रहने देना। तो अनामिका जी नहीं दादा आप हमारे बहुत ही आदरणीय हैं और आप चिंता न करें। तो अनामिका जी पहले अपने श्रृंगार के मुक्तक, फिर गीत गज़ल इत्यादि पढ़ने के बाद फिर उन्होंने वो गीत की कैसेट बजा दी कि दिल्ली के सिंहासन पर बहिराज करेंगे। तो वो उनका गीत है, गीत है। तो उसमें थोड़ा माहौल थोड़ा बदल वैसा गया। बदल गया। उसमें श्रोता भी और वो भी श्रोताओं के बीच में डांस करते पहुंच गई, और सारे श्रोता वहाँ विद्यार्थी ज़्यादा थे बीए में, अब वो सब डांस करने लगे। उसके बाद फिर हमें लगता कि हम यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, वहाँ पर माहौल ऐसा हो गया। लेकिन स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा, फिर अनामिका ने भी स्वयं कहा कि हम सब लोगों के बहुत ही आदरणीय हैं, और दादा को जैसे हमने सुना है भरपूर वैसे ही दादा को सुनेंगे। फिर हमने जब कार्यपाठ किया तो श्रोताओं ने जो दाद अनामिका जी की दी थी, तो हमें लगा उससे कम उन लोगों ने हमें भी नहीं दी। इस प्रकार की घटना जो गत वर्ष की है। यानी कि आपके गीत इतने अच्छे थे, जनता को इतने पसंद आए कि आपको भी उसी तरह का माहौल मिला। इसी प्रकार का माहौल हुआ, जी गत वर्ष की बात है। तो इस प्रकार की घटनाएं बीच बीच में घटती रहीं। एक बार वहाँ बम्बई में ऐसी घटना घटी, वहाँ पर सुभाष काबरा जी उस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे थे, रामरिक मनोहर जी ने बुलाया था। तो हमारे गीत उस समय हम श्रृंगार के गीत पढ़ा करते थे, तो उन गीतों में 1-2 मुक्तक और 1-2 ब्रजभाषा के छंद हम सुना दें समय हो। हाँ बिल्कुल सुनाइए। तो हम तो इसीलिए आए हम आपसे बात करने के लिए कि आपकी जो अच्छी रचनाएं वो हम तक पहुंच पाएं और श्रोता तक पहुंच पाएं। जी, तो हमने ब्रजभाषा खड़ी बोली में बराबर लिखा है। जी सुनाइए। तो ब्रजभाषा के 2 छंद आपको सुना दें। इसमें एक नायक अपनी नायिका से क्या कहता है कि भूलो भई हम सो इतनी अखियान बसाई लियो ठगिनी। भूलो भई हम सो इतनी अखियान बसाई लियो ठगिनी, और देह अदेह भई सिगरी रस रंग चढ़ाई दियो ठगिनी, कि छिन चैन पर न निहारे बिना मन खूब रिझाई लियो ठगिनी, और बातन बातन लूट लियो निज नेह दिखाई ही ओ ठगिनी। बहुत सुंदर। और एक गीत आपको खड़ी बोली का। अच्छा, आपके गीत सुनने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर राधेश्याम मिश्र जी, आप पौंडीचेरी गए, आप बेंगलोर गए, गुवाहाटी गए, अमृतसर गए, कोलकाता गए। ये देश के सारे कॉर्नर हैं एक तरह से। आपने हर जगह काव्य पाठ किया है, विदेशों में भी किया है, अमेरिका में भी किया है, और 1-2 देश भी हैं जिनमें आपने किया है। नेपाल वगैरह। हाँ, नेपाल वगैरह आप गए हैं। तो आप जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ का कुछ अनुभव आप बताइए। जी है ना, कैसा लगा आपको वहाँ देश में करना, बाहर करना, या कौन सा देश ऐसा लगा जहाँ आपको, कौन सा प्रांत ऐसा लगा, कौन सी जगह लगी जहाँ आपको कवि सम्मेलन करने में बड़ा आनंद आया, लोगों ने बड़े आनंद से सुना? जी, हमें बहुत अच्छा तो अपने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, कश्मीर में ही लगता है। वैसे हम देश के हर कोने में गए हैं, लेकिन जितना अच्छा हमें यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लगता है, उतना अच्छा हमें विदेश में नहीं लगा। अच्छा जी। अपने देश की जो संस्कृति है सबको समायोजित करने वाली है। यहाँ पर हर संस्कृति के लोग रहते हैं। तो इस बात को हम कहना चाहेंगे, जितना अच्छा वातावरण अपने देश का है उतना अच्छा विदेश का हमें नहीं लगा। तो चलते चलते एक गीत और हो जाए हमारा। जी सुनाइए। प्रभा ठाकुर ने गीत लिखा था कि चलते चलते इन राहों पर ऐसा भी हो जाता है,
जी जी जी। और मनचाहा खो जाता है, हम्म, अनचाहा मिल जाता मिल है। जाता है। तो जीवन में सबके साथ ऐसा होता है कि जो जिसको जीवन में बहुत चाहता है वो उसके जीवन में नहीं आ पाता है। इस संदर्भ का एक हमारा गीत है खड़ी बोली का, सुने, दो बंद का छोटा सुन लें। जी। कि नहीं तुम्हें जब मेरे गांव प्रिय आना था, कि नहीं तुम्हें जब मेरे गांव प्रिय आना था, नाहक फिर इतना संबंध बढ़ाया तुमने। ये आपका बहुत अच्छा प्रतिनिधि गीत है, मुझे लगता जी है जी ना। जी ये जी बहुत, मैंने कई बार इसको जी सुना जी है जी 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 और लोग चर्चा भी करते हैं इस जी गीत जी की। एक बात जानना चाहते हैं जी कि आप गीत भी लिखते हैं, जी छंद भी लिखते हैं, मुक्तक भी, जी जी गजल भी और यात्रा संस्मरण भी। जी जी तो आपको सबसे प्रिय मुझे लगता है गीत ही हैं, जी जी क्योंकि आपकी एक पुस्तक है जिंदगी चलती डगर पर। जी जी ये गीत संग्रह है जी आपका, जी 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 है ना। ये बहुत पढ़ा जाता है, जी मैंने जी भी इसको पढ़ा है। जी जी और हम तो चाहते हैं कि भी इस संग्रह में से कोई आप गीत सुनाए, जी है ना, उसके कुछ बंद सुनाए, जी क्योंकि अब स्टूडियो की घड़ी भी कह रही है कि भी धीरे धीरे, है ना, जी 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 आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। एक गीत है, गीत से पूर्व 4 पंक्तियां मुक्तक। कि जिसका लक्ष्य बड़ा होता है आगे बही खड़ा होता है, होती जय जयकार उसी की जो रणभूमि में बहुत बड़ा, लड़ा बहुत होता सुंदर, बहुत है। सुंदर। और एक गीत की कुछ पंक्तियां। जी। पिछली वर्ष में पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी ने हमारे एक धार्मिक गीत को सुनने के लिए बुलाया था। हाँ, उसकी कुछ हमने पंक्तियां भगवान बताइए, है ना? बद्रीनाथ जी पर बहुत सुंदर एक गीत लिखा है, जी। तो उसकी पंक्तियां कुछ गीत की आपको सुनाए देते हैं। कि जय बद्रीनाथ भगवान मेरे, जय बद्रीनाथ भगवान मेरे, मैं आया हूँ दरबार तेरे, जय बद्रीनाथ भगवान मेरे। कि सब रोग शोक हरने वाले, घर में खुशियाँ भरने वाले, महिमा है अपरंपार तेरी पूरन चाहत करने वाले। मैं इतनी दूर चला आया है नाथ करो कल्याण मेरे, जय बद्रीनाथ भगवान मेरे। बहुत अच्छा डॉक्टर राधेश्याम मिश्र जी, आपके गीतों का हमने आनंद लिया, हमारे श्रोता भी आनंद लेंगे। पर इतना ज़रूर है कि आज तक या अब तक जो लोग कविताएं लिख रहे थे, वो कुछ लोग तो इसलिए लिख रहे हैं कि केवल कविता लिख रहे हैं, कुछ लोग इसलिए लिख रहे हैं कि समाज में बदलाव आए, लोगों को भावनात्मक आनंद मिले। तो उस आनंद देने में आपकी कविताएं सफल हैं, सक्षम हैं। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने कवि सम्मेलन के संस्मरणों के बारे में हमें बहुत कुछ बताया। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।